एपिसोड 45। शर्त। तलवार सेवक पगोड़ा एक एकाकी छोटे पर्वत शिखर पर स्थित था और इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक था। इसमें कुल 29 मंजिलें थी और प्रत्येक मंजिल लगभग 15 मीटर ऊंची थी, इसलिए जमीन से ऊपर देखने पर इसकी चोटी को देख पाना लगभग असंभव था। कायो तलवार सेवक पगोड़ा की ओर देखते हुए गंभीर भाव से खड़ा हुआ। कुछ क्षण बाद उसने पीछे खड़े उन युवाओं की ओर देखा जिनके चेहरे पर आश्चर्य की जिज्ञासा साफ झलक रही थी, और कहा, तलवार सेवक पगोड़ा यह दायो कलाकृति है जिसे स्वयं हमारे संस्थापक पूर्वज ने वर्षों पहले निर्मित किया था। साथ ही यह हमारे तलवार संप्रदाय की सर्वोच्च खजानों में से एक है। इसके भीतर साधना करना तुम सबके लिए अत्यंत लाभदायक होगा, इसलिए यदि संभव हो तो पूरी कोशिश करना कि अधिक से अधिक मंजिलों पर चढ़ सको, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर पहुंचोगे उतनी ही देर तक तुम ठहर सकोगे। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई और सभी की दृष्टि तलवार सेवक पगोड़ा को और लोभ और आकांक्षा से भर उठी। दायो कलाकृति यह क्या होती है? यह वह खजाना होता है जो डार्क आर्टिफैक्ट से भी ऊपर दर्जा रखता है। यद्यपि इन युवाओं की पृष्ठभूमि समानता बुरी नहीं थी, फिर भी दायो कलाकृति तो दूर की बात है, पृथ्वी स्तर या रहस्यमय स्तर की डार्क कलाकृति भी उन्हें बहुत कम दिखी थी। और अब जब एक किंवदंती सामने समान दायो कलाकृति उनके सामने आंख के सामने थी, वे उत्साहित कैसे न होते। केवल वही युवा नहीं बल्कि शांत और स्थिर स्वभाव वाला वीर भी हल्के स्वर में उत्तेजित हो गया। पहले जब उसने पगोड़ा पर अंकित हुआ रहस्यमय चिन्हों को देखा, तभी उसे लगा कि यह संरचना असाधारण थी, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि यह विशाल पगोड़ा वास्तव में एक दायो कलाकृति होगी। वह पहले पृथ्वी स्तर की एक डार्क कलाकृति की शक्ति का अनुभव कर चुका है, और वह अनुभव भयावह कहा जा सकता है। तो फिर जो डार्क कलाकृति से भी ऊपर होगा, उसकी शक्ति कितनी भयावह होगी। युवाओं की जलती हुई नजरों को देखकर कायो मुस्कुराया, फिर और सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्तियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कभी मेरी भी थी। उसने आगे कहा, अभी उत्साहित मत हो, जो मैं आगे कहना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। पगोड़ा में प्रवेश करने के बाद हर मंजिल पर एक तलवार सेवक प्रकट होगा। उसे पराजित करने पर तुम अगली मंजिल पर चढ़ सकते हो। यदि हार गए तो तुरंत बाहर भेज दिए जाओगे। और हाँ, हर मंजिल पार करने के बाद तुम्हें 2 घंटे का विश्राम समय मिलेगा। महंत कायो इसी बीच हरे वस्त्र पहने एक युवती आगे बढ़ी और सम्मान में बोली, क्या हम पगोड़ा के भीतर ताबीज या अन्य बाहरी साधनों का उपयोग कर सकते हैं? उस युवती को देखकर कायो के चेहरे पर सौम्य मुस्कान आ गई, और दूसरे चरण में उस युवती और जियांग का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा था। तीनों परीक्षक इस बात पर अत्यंत प्रसन्न थे कि यह 16 वर्ष की युवती मत्स्यलोक के नवम स्तर की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। इस परीक्षा का उद्देश्य तुम्हारी वास्तविक क्षमता की जांच करना है, कायो हुआ ने कोमल स्वर में कहा। इसलिए ऊर्जा पत्थर या ताबीज जैसे बाहरी संसाधनों को उपयोग करना निषिद्ध है। हरी पोशाक वाली युवती ने मुट्ठियां जोड़कर प्रणाम किया और पीछे हट गई। यह तो सिर्फ एक भ्रम संरचना है, फिर बाहरी संसाधनों की जरूरत ही क्या है? जियांग ने उस युवती की ओर देखते हुए उदासीन स्वर में कहा। हालांकि उसकी आवाज शांत थी, मगर उसकी आंखों के कानों में छुपी हुई अवमानना और उकसावे को छुपाया नहीं जा सकता था। युवती का चेहरा बदल गया और बुजुर्ग का सम्मान करती थी, मगर इसका अर्थ यह नहीं था कि वह हर किसी का अपमान सह ले। उसने ठंडी हाहाकार भरी आवाज में बोली, बड़ी ऊंची बातें, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा बोलते बोलते अपनी जीभ ही काट बैठो। ओह, सच में? चियांग हंस पड़ा और बोला, मैंने देखा कि भ्रम संरचना में तुम्हारा प्रदर्शन काफी अच्छा था, तो क्यों ना हम शर्त लगाएं। किस बात की शर्त? युवती की भौहें उड़ गई। जिस नगर में वह
आई थी वह कभी किसी से नहीं डरा था। दोनों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखकर कायो ने उन्हें रोका नहीं, उल्टे वह रुचि से देखने लगा। जियांग ने दाहिना हाथ पलटा और एक ज्वलंत लाल तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। उसे थामते हुए गर्व से बोला, हम शर्त लगाएंगे कि पगोड़ा में कौन अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। मैं यह निम्न स्तरीय रहस्यमय स्तर की तलवार क्रिम्सन डे दांव पर लगाता हूँ। जब उसने वीर में रुचि खो दी तब उसने किसी और को अपने लिए तुलना का पैमाना खोज लिया, मगर उसके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि यह हरी पोशाक वाली युवती भी 16 वर्ष की आयु के नवम स्तर की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। डरने की बजाय वह भी उत्साहित हो गया। ऐसे प्रतिद्वंदी के साथ उसका नाम भी गूंजने वाला था। भविष्य में लोग का ध्यान मिलेगा, बल्कि अपने संबंधों का जाल बुनना भी आसान हो जाएगा। जैसे ही जियांग ने रहस्यमय स्तर की कलाकृति निकाली, चारों ओर हड़कंप मच गया। अनेक युवतियों की निगाहें में जियांग की तीव्र आकर्षण झलक उठा। शक्तिशाली साधना, सुंदर रूप से ऊपर से एक रहस्यमय स्तर की तलवार, वह मानो धनवान और प्रतिभाशाली का साक्षात रूप हो। कुछ युवक की आंखों में लालच चमक उठा। यह किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए था कि वह पहले ही जियांग के संबंध बनाने का विचार कर चुके थे। जहाँ लोग होते हैं वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है। अभी-अभी संप्रदाय में आए इन युवाओं के लिए किसी शक्तिशाली सहारे का होना अत्यंत आवश्यक है। वीर भी जियांग द्वारा सहजता से रहस्यमय स्तर की तलवार निकालने से थोड़ा चकित हुआ, मगर वह लला ललायत नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास भी एक रहस्यमय स्तर की कलाकृति थी और वह मध्य स्तरीय थी। बस समस्या यह थी कि वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। क्षणिक आश्चर्य के बाद हरी पोशाक वाली युवती के भाव सामान्य हो गए। उसने कमजोरी नहीं दिखाई और हाथ पलटते ही एक चमकीला मुट्ठी भर आकार का लाल फल निकाल लिया। रहस्यमय स्तर का खजाना, वारमियल स्पिरिट फूड, उसने कहा। इसका मूल्य तुम्हारी क्रिम्सन डे तलवार से कम नहीं है। जियांग थोड़ा चौंका। उसने फल की ओर एक नजर डाली और कहा, ठीक है, मैं भी शामिल होना चाहती हूँ। अचानक से आवाज गूंजी। सबकी निगाहें आवाज के स्रोत की ओर गई और वे सभी चौंक गए। यह आवाज वीर की थी। वीर जैसे व्यक्ति के स्वभाव से यह अपेक्षित नहीं था कि वह ऐसी शर्त में शामिल होगा, मगर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही युवती ने वार्मियल स्पिरिट फूड निकाला, उसके शरीर के भीतर सूक्ष्म भंवर में सोया हुआ वह छोटा जीव जाग गया था और उसने जोर जोर देकर वह फल पाने की मांग की। यदि वीर ने मना करता तो वह जीव स्वयं जाकर उसे छीन लेने के लिए तैयार था। उस छोटे जीव की उत्पत्ति रहस्यमय थी। वीर ने उसे प्रकट होने नहीं दे सकता था। वह पहली बार था जब उस जीव ने किसी वस्तु को पाने की इतनी तीव्र इच्छा दिखाई थी। इसलिए वीर को इस शर्त पर कूदना ही पड़ा। वीर को देखकर न केवल वीर, जियांग और उस युवती भी चौंके, बल्कि पास में खड़े महंत कायो भी हैरान हो गए। यह स्वाभाविक रूप से वीर को पहचानता था। यदि वीर न होता तो उस दिन वह छोटी शैतान सी लड़की शायद और भी बड़ा उत्पात मचाती, मगर वह समझ नहीं पा रहा था कि वीर इस शर्त में क्यों शामिल होना चाहता है, जबकि उसकी शक्ति जियांग और उस युवती से स्पष्ट रूप से कम थी। तुम, जियांग ने उपहास से कहा, हमारे पास रहस्यमय स्तर के खजाने हैं, तुम्हारे पास क्या है? वीर ने बहस नहीं की। उसने दाहिना हाथ पलटा और रहस्यमय स्तर की तलवार उसके सामने प्रकट हो गई। मेरे पास भी रहस्यमय स्तर का खजाना है, यह काफी है ना? इस बार केवल जियांग और वह युवती नहीं, आसपास खड़े सभी लोग चकित रह गए। कब से रहस्यमय स्तर की कलाकृति इतनी आम हो गई है? एक साथ तीन प्रकट हो गई हैं। मैं सहमत हूँ, हरी पोशाक वाली युवती ने अचानक कहा। जियांग को भी नापसंद करने वाले किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होना उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उल्टे उसने जियांग युआन की सहजता होती यही
उसके लिए संतोष की बात थी। युवक की सहमति सुनकर जियांग ने ठंडी हाहाकार भरी, अगर तुम अपना खजाना दान में देना चाहते हो तो शामिल हो जाओ। कहते ही उसने वीर की ओर दोबारा नहीं देखा। वीर को भी उस घमंडी और अहंकारी व्यक्ति से कोई विशेष लगाव नहीं था। उसने भी जियांग को अनदेखा किया, केवल हल्के से युवती की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया। युवती ने क्षण भर झिझकने के बाद हल्के से सिर हिलाकर उत्तर दिया। तभी कायो मुस्कुराते हुए ऊंचे स्वर में बोला, तलवार संप्रदाय अपने शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पर रोक नहीं लगाता, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के दबाव में तुम तेजी से बढ़ते हो। लेकिन याद रखना, प्रतिस्पर्धा की अनुमति है, विश्वासघात की नहीं। यदि किसी ने किसी साथी के शिष्य की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की तो संप्रदाय उसकी साधना नष्ट कर देगा और उसे बाहरी प्रांगण से निकाल देगा। ऐसा अच्छी तरह याद रखना। यह सुनते ही उसने तुरंत सिर हिलाया। जियांग और वह युवती भी अपवाद नहीं थे। वे विरोध करना की साहस नहीं कर सकते थे। सबको सहमत देखकर कायो ने संतोष में सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर कहा, और हाँ, एक बात और। पिछली किसी बाहरी प्रांगण परीक्षा में एक व्यक्ति पगोड़ा 20वीं मंजिल तक पहुंच गया था। यह हमारे तलवार संप्रदाय का पिछले 100 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। मुझे उम्मीद है कि तुमने से कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ेगा और संप्रदाय में अपना नाम अमर करेगा। एपिसोड 46। सभी बाधाओं को चूर चूर करते हुए। जैसे ही वीर ने तलवार सेवक पगोड़ा में प्रवेश किया, उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। उस जब उसकी दृष्टि सामान्य हो गई तो वह पहले से ही एक विशाल और खाली हॉल के भीतर खड़ा था। उस हॉल के में केवल एक सीढ़ी मौजूद थी, इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। एक व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। जो लोग उसके साथ पगोड़ा में दाखिल हुए थे वे सभी इस स्थान में मौजूद नहीं थे। उसी समय जब वीर असमंजस में खड़ा था, तो लगभग 10 मीटर दूर पर अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई। उस आकृति के हाथ में एक तलवार भी थी। उसका पूरा शरीर गहरे काले रंग में ढका हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वीर को साफ महसूस कर सकता था कि वह काली आकृति पूरी तरह से उसी पर निशाना साधे हुए है। क्या यही तलवार सेवक है? वीर ने धीमी आवाज में कहा। यह सोचते ही वह अपना दायां हाथ पलटा और उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। जिसके बाद उसने तेज कदमों से कला का उपयोग किया और ठंडी हवा की एक लहर के साथ मूल तलवार तकनीक के अनुसार वार किया। जैसे ही वीर ने हमला किया, सामने खड़ी काली आकृति ने भी उसी क्षण वार कर दिया। यह देखकर वीर चौंक गया, क्योंकि वह आकृति बिल्कुल वही मूल तलवार तकनीक इस्तेमाल कर रही थी। न केवल तकनीक बल्कि उसकी गति भी बिल्कुल वीर जैसी ही थी। वीर के पास सोचने का समय नहीं था। उसने अचानक अपनी गति बढ़ाई, तलवार से झटका दिया और तलवार सेवक की तलवार को उछाल दिया। उसके तुरंत बाद उसके दाएं हाथ से एक क्षैतिज वार किया और तलवार सेवक के सीने को चीर दिया। जैसे ही वार लगा, वह काली आकृति तुरंत गायब हो गई। एक ही वार में तलवार सेवक समाप्त कर देने के बावजूद वीर को कोई गर्व महसूस नहीं हुआ, क्योंकि यह तलवार सेवक एक मस्त स्तर के 7वें चरण पर था। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद वीर ने धीमी आवाज में कहा, लगता है यहाँ की तलवार सेवक को चुनौती देने की वाले की चालों की नकल कर पाते हैं। अगर सच में है तो मेरी तलवार कला को निखारने के लिए एक बेहतरीन जगह है, लेकिन इस स्तर के तलवार सेवक कुछ ज्यादा ही कमजोर हैं। यह कहते ही वह दूसरे स्तर की ओर बढ़ गया। दूसरा स्तर। दूसरे स्तर पर पहुंचते ही उसने देखा, वहां पहले से ही दो तलवार सेवक खड़े थे। उनकी शक्ति पहले स्तर वाले तलवार जैसी ही थी। दोनों मस्त स्तर के 7वें चरण पर थे। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ तलवार सेवकों की संख्या अधिक थी। वीर भी जरा भी नहीं हिचकिचाया। नहीं, उसने तलवार खींची, फिर तेज कदमों की कला और मूल तलवार तकनीक का प्रयोग किया। जैसे उसने अनुमान लगाया था, ठीक वैसे ही हुआ। दोनों तलवार सेवक उसी क्षण वही तकनीक अपनाई, लेकिन इसके बावजूद वे दोनों तलवार
सेवक पल भर में वीर के हाथों नष्ट हो गए। मस्त स्तर के सातवें स्तर के तलवार सेवक चाहे तो दो ही क्यों ना हो, अगर वीर बिल्कुल भी को खतरा नहीं बना सकते थे। पगोड़ा के बाहर महंत अग्निवीर ने तलवार सेवक पगोड़ा के केंद्र में चमकते हुए रक्त लाल अंक 6 को देखा और धीमे आवाज में कहा, बुरा नहीं, इतनी जल्दी छठे स्तर तक पहुंच गया, शायद यह है शौर्य या किंगशुए में से कोई होगा। उसने पास खड़े महंत रुद्र को मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कहा, इस साल प्रतिभाओं की संख्या और गुणवत्ता पिछले साल से थोड़ी कम है, लेकिन पुराने वर्ष की तुलना में यह बुरी नहीं है। 16 साल की उम्र में मस्त स्तर के 9वें चरण तक पहुंचने दो शिष्य, अगर संप्रदाय उन्हें थोड़ी अनदेखा कर दे तो वे जल्द ही प्रथम स्वर्ग स्तर तक पहुंच सकते हैं। महंत अग्निवीर ने मुस्कुराकर कहा, अगले वे 8 महीने में प्रथम स्वर्ग स्तर तक पहुंच जाते हैं तो वे राजधानी जाकर इस साल वह आरोहण रैंकिंग में भाग लेने वाले उन प्रतिभाशाली युवाओं के साथ जा सकते हैं। भले ही वे मुकाबला न कर पाए, लेकिन दक्षिणी क्षेत्र के अन्य प्रतिभाशाली युवाओं को देखना उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। आरोहण रैंकिंग का नाम सुनते ही महंत रूद की मुस्कान थोड़ी गंभीर हो गई। कोई अग्निवीर भाई अग्निवीर, आपको क्या लगता है इस बार हमारे तलवार संप्रदाय से कितने लोग आरोहण रैंकिंग में जाकर जगह बना पाएंगे? महंत अग्निवीर कुछ देर चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, आंतरिक प्रांगण के वे प्रतिभाशाली शिष्य जो भी राजा स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाहरी प्रांगण के वह दानवी महिला यह कर सकती है, बशर्ते वह भूत संप्रदाय और अन्य शक्तियां हमारे तलवार संप्रदाय को निशाना न बनाएं। महंत रूद ने धीमी आवाज में कहा, भूत संप्रदाय तो निश्चित रूप से निशाना बनाएगा, हालांकि हमें उनमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मूल संप्रदाय की चिंता है। पिछली कुछ प्रतियोगिताओं में हमारी हार के पीछे उनका साया साफ दिखाई देता है। महंत अग्निवीर कुछ कहने ही वाला था कि वह चुपचाप खड़े महंत वेदांत ने अचानक आश्चर्य से कहा, देखो, कोई 9वें स्तर तक पहुंच गया है। दोनों तुरंत ऊपर देखा और तलवार सेवक पगोड़ा के केंद्र में बड़ा सा रक्त लाल अंक 9 दिखाई दे रहा था। 9वां स्तर, वीर। 9वें स्तर तक पहुंचने वाला कोई और नहीं बल्कि वीर ही था। रास्ते भर उसने पगोड़ा के नियम अच्छी तरह समझ लिए थे। पहले स्तर पर एक तलवार सेवक, 7वां चरण, दूसरे स्तर पर 2, तीसरे स्तर पर 3, चौथे स्तर पर तलवार सेवक 8 चरण वाले हो गए थे। इसी क्रम के अनुसार जब वह 9वें स्तर पर पहुंचा तो उसके सामने मस्त स्तर के 9वें चरण के 3 तलवार सेवक थे। जैसे ही वीर 9वें स्तर पर पहुंचा, 3 तलवार बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ी। अब तलवार सेवक उनकी चालों की नकल नहीं कर पाते थे, बल्कि वे अलग-अलग तलवार तकनीकों का उपयोग कर रहे थे। वीर का चेहरा शांत बना रहा, उसके तुरंत तेज कदमों की कला का उपयोग किया और हवा के झोंके की तरह 3 मीटर बगल में खिसक गया, लेकिन तलवार सेवक नहीं रुके। तीनों दिशाओं से फिर हमला कर दिया। वीर ने लापरवाही नहीं बरती, उसने जमीन की ओर से पैर रखा, प्रतिघात की शक्ति का उपयोग करते हुए दाईं ओर तलवार सेवक के सामने पहुंच गया। उसने बिना हिचकिचाए तलवार से वार किया। वह तलवार सेवक भी बचाव नहीं कर पाया, बल्कि उसी तरह वीर के सीने पर वार करने की कोशिश करने लगा, मानो दोनों एक साथ ही गिरना चाहते हों। वीर पहले वार कर चुका था, इसलिए वह तलवार सेवक के शरीर में घुस गई, लेकिन अगले ही क्षण तलवार सेवक की तलवार भी वीर के सीने में पहुंच चुकी थी। उसी पल वीर ने बायां हाथ हल्का सा हिला दिया और तीक्ष्ण तलवार ऊर्जा बाहर निकली। क्लैंक! तलवार सेवक की तलवार उड़कर दूर जा गिरी। पहले को समाप्त करने के बाद वीर भूत की तरह फिसला और बीच वाले तलवार सेवक के सामने पहुंच गया। इस बार उसने अपनी गति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। हवा फटने की आवाज के साथ उसकी तलवार सेवक के सीने में धंस गई। दूसरी तलवार सेवक भी गायब हो गया। वीर ने मुड़कर अंतिम तलवार सेवक की ओर देखा, जो पहले ही उसके सामने आ चुका था। जैसे ही उसने वार किया, एक ठंडी चमक और अगले ही क्षण तलवार सेवक के सीने में तलवार धंस चुकी थी। तीनों तलवार सेवक को नष्ट होते ही वीर ने राहत की सांस ली। उसने स्वीकार करना पड़ा कि यह पगोड़ा प्रशिक्षण के लिए सचमुच अद्भुत स्थान है। उसे हमेशा लगता था कि उसकी मूल तलवार तकनीक पूर्ण है, लेकिन यहाँ लड़ते हुए
उसने अपनी तलवार में कुछ कमियां पहचान ली। अगर ये कमियां किसी वास्तविक युद्ध में किसी शक्तिशाली शत्रु ने पहचान ली होती तो परिणाम जानलेवा हो सकता था। 10वां स्तर। कुछ देर बाद विश्राम करने के बाद वीर ने सीढ़ियों की ओर देखा। अगर अब तक का क्रम सही रहा तो 10वें स्तर का प्रथम स्वर्गीय स्तर का तलवार सेवक होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 20वें स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति सच में स्वर्ग को चुनौती देने वाला होगा। ज्यादा सोचे बिना 10वें स्तर तक पहुंचा। यहाँ केवल एक ही तलवार सेवक खड़ा था। वीर का दिल धक से रह गया। यही यह सच में प्रथम स्वर्ग स्तर का तो नहीं। पास जाकर देखने पर उसने राहत की सांस ली। वह तलवार सेवक अभी भी मस्त स्तर के 9वें चरण पर था, लेकिन उसकी आभा पहले ही तलवार सेवकों से कई अधिक शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि 9वें स्तर की जमीन 3 तलवार सेवकों से भी। ठीक है, जब तक यह प्रथम स्वर्ग स्तर तक नहीं है तब तक कठिन नहीं होगा। वीर आगे बढ़ा कि तलवार सेवक ने अचानक तलवार घुमाई और बर्फ जैसी सफेद तलवार ऊर्जा बिजली की तरह उसकी ओर दाग दी। यह देखकर वीर का चेहरा गंभीर हो गया। कारण यह नहीं था कि वह तलवार ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी, बल्कि इसलिए पहले स्तर के 9वें स्तर तक किसी तलवार सेवक ने तलवार ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था और यह कर रहा था। वीर बिना समय गंवाए उस वार को बचते हुए छलांग लगाई, फिर तेज कदमों से कला का उपयोग करते हुए सीधे तलवार सेवक की ओर झपट पड़ा। दूसरी ओर पगोड़ा के भीतर एक अन्य भ्रात्मक क्षेत्र में शौर्य ने एक तलवार सेवक को मारने के बाद हड़बड़ी में पालथी मारकर बैठ गया। लगभग 1 घंटे तक विश्राम करने के बाद वह उठा और सीढ़ियों की ओर देखते हुए बुदबुदाया, शायद मैं मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो 10वें स्तर तक पहुंचा है। यह कहते हुए उसने कुछ याद आया और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, इन्होंने मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत की। सच में वे मूर्ख हैं। यह कहकर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जब शोर 10वें स्तर में कदम रखा उसी समय किंगशियो भी 10वें स्तर पर पहुंच चुकी थी, जबकि वीर पहले ही 12वें स्तर पर पहुंच चुका था।